गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस किया था और कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर हमने नोट किया था डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। क्या था डेफिनेशन हमारे पास? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड और सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन यूनिट्स जो थी उसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हमने W अपॉन W से रिप्रेजेंट किया और डेफिनेशन क्या था हमारे पास कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, whereas अमाउंट ऑफ सॉल्यूट W1 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन W2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसी केस में अगर हम आगे बात करें कि अगर सपोज करें हमारे पास कि जो सॉल्यूट है उसका बहुत बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट हो या अपने पास केवल ट्रेसिंग अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ हो, तो उस केस के अंदर हम मास परसेंटेज के रिप्लेस करके एक नई यूनिट यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ppm, मींस पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये यूनिट यूज में कब लेना है अपने को? जब अपने पास सॉल्यूट बहुत माइन्यूट अमाउंट में डिसॉल्व किया हुआ हो, बहुत ट्रेसिंग अमाउंट के अंदर ही केवल डिसॉल्व होता है, तो उस केस में पार्ट पर मिलियन यूनिट हम यूज में लेते हैं। पार्ट पर मिलियन क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। मींस दोनों में डिफरेंस क्या है? ये परसेंटेज था, यानी सॉल्यूशन के 100 पार्ट में से सॉल्यूट का कितना पार्ट है, दैट्स कॉल्ड मास परसेंटेज। और सॉल्यूशन के 10 लाख पार्ट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, 10 लाख पार्ट बोल दिया अपने कि 10 लाख पार्ट है सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट कितना है। इट मींस सॉल्यूट क्या है, बिल्कुल कम अमाउंट में है, माइन्यूट अमाउंट में है, ट्रेसिंग अमाउंट में है, तो उस केस में हम ppm वर्ड को यूज में लेते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड कंसंट्रेशन यूनिट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा अपने पास? मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या बोलें डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट x से करेंगे अपन, और जो भी कंपोनेंट है उसके साथ x अपन रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा अपने पास? मोल fraction of any component in solution is the ratio of moles of that component and total number of moles in solution। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। सपोज मेरे पास सॉल्यूशन है, इन अ सॉल्यूशन two components A and B are present and their number of moles Na and B। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रिपेयर किया हमने ए और बी कंपोनेंट से, और ए और बी कंपोनेंट जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? Na and B। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? XA इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na प्लस Nb, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है अपने पास, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर हमको कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट्स अपने सॉल्युबल है उन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट present in solution equal to 1। ठीक है, कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। मींस XA plus XB equals to 1। 3 कंपोनेंट होते हैं तो क्या लिखते हैं, XA plus XB plus XC equals to 1 हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स का जो समेशन होता है, जो सम होगा, वो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास कि मोल फ्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या होगा, मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड मोलरिटी डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution is called molarity। तो मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है अपने पास, तो मोल्स कैलकुलेट का तरीका अपने पास था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज कितना है मास ऑफ सॉल्यूट W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना अज्यूम किया, स्मॉल m। ठीक है, मोलर मास कितना ले लिया m और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है W है। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी इक्वल्स टू W अपॉन m मल्टीप्लाई V। और अगर सपोज करो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे 1000 कहां आ जाएगा, अपर साइड में आ जाएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, W अपॉन m इंटू V मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है, तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सपोज करो अपने पास क्वेश्चन आया 4 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml aqueous solution, then calculate the molarity of solution। सॉल्यूशन का मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, मोलरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है NaOH, क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इट मींस अपने पास सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है 4 ग्राम अपॉन NaOH का मोलर मास लिखे अपन
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया अपने पास यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, तो मोलर मास आ गया अपने पास 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, ये 500 ml। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 कहां गया अपर साइड, इसको हमने ऑलरेडी यहां लिख रखा है। ठीक है, ये ना सॉल्व करें इसको, 500 टू जा 1000, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, 2/10 आ गया या 0.2 m। ठीक है, ये हमारे पास मोलरिटी आ गया सॉल्यूशन में। क्लियर है? नेक्स्ट नोट करें हम, ये था अपने पास मोलरिटी। नेक्स्ट अपने पास है मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी के बाद में आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपने पास, थोड़ा सा डिफरेंस है, यही डेफिनेशन लिखी है अपन इसके अंदर। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है। तो क्या डेफिनेशन हो गया, नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kg solvent is called molality। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्युबल था और यहाँ किसमें है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, मोलैलिटी इक्वल्स टू number of moles of solute, moles of solute upon molar mass of solute multiply, sorry यहां आएगा mass of solute upon molar mass, number of moles हो गया, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट W है, ये अपन डिफरेंशिएट करने के लिए W1 लिखते हैं। मोलर मास क्या नोट किया अपन ने M1। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट W2 ले लिया। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो ऊपर क्या कर दिया मल्टीप्लाई 1000। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, मोलैलिटी का आ गया। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सॉल्यूट भी वेट के फॉर्म में और सॉल्वेंट भी वेट के फॉर्म में, तो ये वेट यूनिट्स हैं, जहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वेट के फॉर्म में, ग्राम और केजी के फॉर्म में। ये यूनिट जो है वो किसमें है, देखो सॉल्यूट तो है किसमें, मास या वेट के फॉर्म में, बट सॉल्यूशन किसमें है, वॉल्यूम के फॉर्म में। इट मींस ये वेट वॉल्यूम यूनिट हो गया। ठीक है, तो मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी आ गया, दोनों के अंदर अपन देखें। अब मान लो अपने पास क्वेश्चन आया कि विच इज मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, 1m और 1m। मोलैलिटी 1m मोलैलिटी और 1m मोलैलिटी, दोनों में से मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो बता सकते हो मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा होगा? देखो यहां पर अपने पास नंबर ऑफ मोल, सपोज 1 मोल है अपने पास, तो 1 मोल जो है वो किसमें डिसॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर टोटल अमाउंट है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट भी है। ठीक है, इस केस में क्या है, सॉल्वेंट अकेला कितना है, 1 kg सॉल्वेंट है और उसमें फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ दोनों में से सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा किसमें है, नेचुरली सॉल्वेंट ज्यादा किसमें होगा, मोलैलिटी के अंदर। यहाँ 1 kg सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, वो क्या होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। तो देखो दोनों ही केस में सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम है, 1 मोल 1 मोल, बट यहां पर अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, जबकि यहां क्या 1 kg सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट 1 kg है। इट मींस यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा होगा, 1m। सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जिनके बेसिस पे अपने पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगी। आज की क्लास में हम लोगों ने केवल डिस्कस किए हैं इन यूनिट्स को और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को, मोलैलिटी की प्रॉब्लम को, मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स को, मास परसेंटेज को, इनसे रिलेटेड जितने भी अपने पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट्स का था कि लिमिटिंग रेजेंट से रिलेटेड कुछ डाउट था। आई थिंक वो डाउट क्लियर हो गया है, फिर मैं बता देता हूँ डाउट में। लिमिटिंग रेजेंट्स क्या था अपने पास कि ऐसा रेजेंट्स है, कोई रिएक्शन जो है उस रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट सेट करता है, क्योंकि जब वो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो अब वो उस रिएक्शन में अवेलेबल नहीं है फर्दर रिएक्शन के लिए, तो उस केस में वो रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ऐसे रेजेंट को बोलते हैं हम लिमिटिंग रेजेंट्स। फिर वहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ डाउट था तो हम क्लियर कर देते हैं अभी। वैसे तो स्टूडेंट्स का वो डाउट क्लियर हो चुका है, बट हो सकता है अगर स्टूडेंट्स को भी कोई डाउट हो तो हम वो क्लियर कर लें। वहां पर क्या था अपने पास, डाई नाइट्रोजन था 50 केजी, हाइड्रोजन जो था वो था 10 केजी, और हमको लिमिटिंग रेजेंट्स कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना था, प्लस अमोनिया का जो अमाउंट है वो हमको पता करना था। तो हमने वहां पर क्या किया था, पहले नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला। कैसे निकाला, 50/28 केजी था, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, 10⁻³ कर दिया। फिर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, अमाउंट कितना था, ग्राम में कन्वर्ट किया, अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास 2 था अपने पास। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन जो है उसका अपने पास अमाउंट के साथ मोलर मास को डिवाइड कर दिया। अमाउंट जो था उसको अगर डिवाइड करते हैं मोलर मास से तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया इसका। ठीक है, क्या था अपने पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, जो अपने पास गिवन मास है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इससे मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो उस केस में क्या आ जाएगा, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि पहले इनको डिवाइड करके इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। ठीक, तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गया अप्रोक्सीमेट 17 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई जो भी था, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन था उसका नंबर ऑफ मोल्स आया था 17.86 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना आएगा अपने पास, 2 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने हाइड्रोजन का 2.08 समथिंग लिया था अपन ने, तो वहां पर 4 पॉइंट समथिंग आया था रिजल्ट। ठीक है, तो अपन ये भी ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का तो कितना है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³, नाइट्रोजन कितना है 17.86 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल्स है। तो अब इन दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो है उसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 17.86 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल कितने हाइड्रोजन के मोल से रिएक्ट करेगा, तो हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई 17.86 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो नाइट्रोजन का 17.86 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 5.36 यानी इतने हाइड्रोजन के मोल्स के साथ ये इतना नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। बट मेरे पास हाइड्रोजन जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, केवल इतना ही है, जबकि कंप्लीटली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के कितने की रिक्वायरमेंट थी, इतने की रिक्वायरमेंट थी।
इट मीन जैसे ही हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, नाइट्रोजन तो रिएक्शन में रहेगा लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है अपने पास, केवल 5 10 × 10⁻³ मोल्स है। ठीक है, तो उस केस में हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रेजेंट्स हो गया। ठीक, तो ये अपने पास लिमिटिंग रेजेंट हो गया हाइड्रोजन। यहीं पे कंफ्यूजन था कि ये कैसे हुआ, तो हमने यहाँ पर निकाला था कि इतने मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के इतने मोल की रिक्वायरमेंट है, बट अपने पास केवल इतना ही है। तो उस केस के अंदर अपन ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया कि भाई हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रेजेंट हो गया। यहाँ पर क्लियर है? तो ये था हमारे पास आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने कंसंट्रेशन यूनिट और लिमिटिंग रेजेंट्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम केवल इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट हो तो वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।